मेरे प्यारे छात्रों, मैं अनुरागी सर करतार कोचिंग की तरफ से साइटोलॉजी का जो मैं ये सेशन जो मैंने शुरू किया है, इसमें हम लोगों ने 3 जो है सेशन हम लोगों ने पढ़ा भाई। सबसे पहले यूनिट में हमने जो है सेल के बाउंड्री वाल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वाल के बारे में आपको बताया। दूसरे लेक्चर में हमने जो है आपको जो है साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया। और तीसरे लेक्चर में हमने आपको जो है न्यूक्लियस के बारे में और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए के बारे में बताया। आज का जो ये हमारा सेशन है, जो कि हमारा साइटोलॉजी का ये चौथा यूनिट है भाई, और इसमें हम लोग जो है सेल डिवीज़न के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये सवाल हमारे और आपके सामने आता है भाई कि सेल में डिवीज़न क्यों होता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है, व्हाई सेल डिवाइड्स, सेल में बंटवारा क्यों होता है भाई। तो ये सेम सवाल मैं आपसे अगर करूं कि भाई हमारे परिवार में बंटवारा क्यों होता है, तो अगर गौर से देखा जाए तो परिवार में बंटवारा होने का जो सबसे बेसिक रीज़न है वो ये है कि परिवार का आकार जब इतना बड़ा हो जाता है कि जो मेन गार्जियन होते हैं उनकी निगरानी कुछ फैमिली मेंबर्स पर नहीं रह पाती है, जिसके कारण जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं वो काम करते करते परेशान होते हैं, और जो इनएक्टिव मेंबर होते हैं वो जो है लिफाफेगिरी करते हुए परेशान होते हैं। वो हमेशा देह चुराने का काम करते हैं, इनएक्टिव होते हैं। तो जब गार्जियन को ये पता चलता है कि भाई कुछ मेंबर हमारे इनएक्टिव हो रहे हैं, तो ऐसे इनएक्टिव मेंबर को ही एक्टिव बनाने के लिए परिवार में डिवीज़न होता है। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी यूज करेंगे कि सेल में डिवीज़न होने का क्या कारण है। तो सेल में डिवीज़न होने का सबसे बड़ा कारण जो है ये है भाई कि सेल का आकार जब इतना बड़ा हो जाता है कि सेल का जो मास्टर है ब्रेन, इसकी निगरानी जो है छोटे छोटे कोशिकांग पर नहीं रह पाती है, छोटे छोटे कोशिकांग पर नहीं रह पाती है, जिसके कारण ये कोशिकांग जो है इनएक्टिव होने लगते हैं, और इसी इनएक्टिव कोशिकांग को एक्टिव बनाए रखने के लिए सेल में डिवीज़न होता है। तो बात आप समझ गए भाई कि सेल का आकार जब इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि न्यूक्लियस की निगरानी छोटे छोटे कोशिकांग पर नहीं रह पाएगी, तो ऐसे इनएक्टिव कोशिकांग को एक्टिव बनाने रखने के लिए ही सेल में डिवीज़न होगा। तो ये जो सेल जो डिवीज़न है, उसके बाद जो है हम लोग देखें कि ये जो सेल जो डिवाइड जो करेगा भाई, एक सेल ने जो डिवीज़न किया, एक सेल ने जो है डिवीज़न किया, और फिर जो है दूसरा सेल जो डिवाइड होगा, उनके बीच का जो पीरियड होता है, जैसे मान लो पहली बार जो है सेल में बंटवारा हो गया, उसके बाद जो है फिर दोबारा जब सेल के बाद जो बंटवारा होगा, इसके बीच का जो टाइम होता है उसको ही कहा जाता है सेल साइकिल। यानी एक सेल डिवीज़न कंप्लीट, फिर दूसरा सेल डिवीज़न प्रारंभ होगा, उनके बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसी को हम लोग कहते हैं सेल साइकिल। तो देखिए भाई यहाँ पर मैंने लिखा है द पीरियड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ वन सेल डिवीज़न, एक सेल डिवीज़न स्टार्ट होगा और फिर जब दूसरा सेल डिवीज़न स्टार्ट होगा भाई, है ना, इसके बीच का जो पीरियड होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। और ये जो सेल साइकिल हमने यहाँ पर दिखाने का आपको प्रयास किया है, ये सेल साइकिल आप देख लीजिए। इसमें जो है सेल साइकिल जो है ये 3 फेज में जो है वो कंप्लीट होता है भाई। सबसे पहला जो है हमारा देखो ये इंटरफेज है, उसके बाद जो है हमारा ये माइटोटिक फेज है, और उसके बाद है ये साइटोकाइनेसिस है। यानी पहला हमारा जो हो गया इंटरफेज,
दूसरा हमारा हो गया ये माइटोटिक फेज, और तीसरा हमारा हो गया ये जो है साइटोकाइनेसिस, इसमें कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। मेनली जो है जो इंटरफेज होता है भाई, इंटरफेज भी जो है 4 फेज में हम लोग डिवाइड करेंगे। G1 फेज होगा, S फेज होगा, G2 फेज होगा और G0 फेज होगा। तो चलें हम लोग जरा सा देखते हैं कि इस में जो है क्या क्या होता है। तो अब आते हैं भाई हम इंटरफेज में, और ये इंटरफेज जो होगा ये जो है इंटरफेज हमारा जो है वो ये वेरी एक्टिव फेज होता है भाई, ये बहुत ही जो है एक्टिव होगा। और इसमें क्या होता है भाई कि डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि एक ओल्ड डीएनए से न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होगा। यानी इंटरफेज में जो है पहले डीएनए का डुप्लीकेशन होगा भाई, और साथ ही साथ वो सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, सेल का डेवलपमेंट जो है पूरा हो जाएगा, ताकि जो है वो नेक्स्ट डिवीजन के लिए रेडी हो जाए। उसके बाद जो है क्या होगा इसमें भाई, सेल का ग्रोथ हो जाएगा, सेल पूरा डेवलप कर जाएगा। डीएनए का रेप्लिकेशन जो होगा ये ऑर्डरली मैनर में होगा, मतलब कंटिन्यूसली जो है डीएनए का जो है फॉर्मेशन होता चला जाएगा भाई। और ये इंटरफेज जो है ये कंप्लीट करेगा, जैसा कि मैंने कहा था आपको, जो 4 फेज में, जिसमें सबसे पहला है आपका G1 फेज, है ना। ये G1 फेज में, उसके बाद जो है S फेज, उसके बाद G2 फेज, और उसके बाद है G0 फेज। G1 फेज जो है ये ग्रोथ फर्स्ट फेज है जिसको हम लोग कहते हैं भाई। और देखिए G1 फेज में क्या क्या चीज़ होता है भाई। तो G1 फेज में जो है सबसे पहले जो है सेल जो है वो फुल्ली जो है ग्रो कर जाएगा। सेल जो है वो पूरा जो है ग्रोथ कर जाएगा भाई, है ना। और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे इस G1 फेज में वो बन जाएंगे। साथ ही साथ जितने भी एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं उनका भी फॉर्मेशन हो जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो है डिफरेंट प्रकार के आरएनए का भी फॉर्मेशन जो है हो जाता है भाई। ये है हमारा G1 फेज। S फेज जिसको कि सिंथेटिक फेज कहते हैं, और इसमें जो है डीएनए का सिंथेसिस होता है, यानी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा, है ना। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा या डीएनए का सिंथेसिस यहाँ पर हो जाएगा। और साथ ही साथ S फेज में डीएनए के ऊपर जो है इस प्रकार से हिस्टोन प्रोटीन का जो है ये कवरिंग जो है चढ़ जाएगा। हिस्टोन प्रोटीन का यहाँ पर जो है कवरिंग हो जाएगा भाई। और जो क्रोमोसोम जो होंगे वो क्रोमोसोम में क्रोमेटिड्स जो है भी प्रोड्यूस हो जाएंगे, यानी इस प्रकार से ये क्रोमोसोम बनेगा जिसमें कि ये सेंट्रोमेयर होगा, और ये धागा नुमा रचना जो दिखाई पड़ रहा है ये क्रोमेटिड्स होगा। तो क्रोमेटिड्स का भी फॉर्मेशन जो हो जाता है भाई। उसके बाद है हमारा जो है वो G2 फेज, और G2 फेज में देखें क्या होता है भाई। G2 फेज में जो है G2 फेज में प्रोटीन का जो है कंप्लीट सिंथेसिस हो जाता है भाई, जो कि माइटोटिक फेज में काम आने वाले जो प्रोटीन होते हैं उसका सारे का फॉर्मेशन हो जाता है। स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण हो जाता है। साथ ही साथ इस सेल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है वो सारी एनर्जी का भी स्टोरेज इस G2 फेज में हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा एक G0 फेज, है ना। G0 फेज है G1 फेज के जो है समाप्त होने से पहले एक G0 फेज आता है। और ये G0 फेज में कुछ ऐसे मतलब जो है मसल्स होते हैं हमारे बॉडी के, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं भाई, जैसे हार्ट के सेल्स हो गए, मसल्स के सेल्स हो गए, नर्व्स के सेल्स होंगे, जिसमें कि डिवीजन नहीं होता है। और चूंकि डिवीजन नहीं होता है इसलिए इसको रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, या इसी को हम लोग जो है G0 फेज कहते हैं। उसके बाद जो है हमारा जो है ये था इंटरफेज। इंटरफेज के बाद जो है हमारा जो है माइटोटिक फेज होगा, और माइटोटिक में आपसे साइटोकाइनेसिस की क्रिया होगी। तो भाई यहाँ पर जो है
अब जो हमारा जो माइटोटिक फेज है, माइटोटिक फेज यानी 2 स्टेप्स में संपन्न होता है भाई। सबसे पहला जब डिवीजन की बात होती है तो सेल में जो सबसे जो मेन सेल ऑर्गेनेल होता है भाई, न्यूक्लियस होता है। सबसे पहले जो है न्यूक्लियस का डिवीजन होता है जिसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद जो है इसके अंदर पाए जाने वाले जो साइटोप्लाज्म होते हैं, लिक्विड लाइक मटेरियल होता है, उसका डिवीजन होता है जिसको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। यानी माइटोटिक फेज को जो है हम लोग जो है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं भाई कि टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन जो है ये कितने तरह से होते हैं। तो सेल डिवीजन जो है देखो भाई, मेनली 3 प्रकार से सेल का डिवीजन होता है, जिसमें कि पहला होता है एमाइटोटिक सेल डिवीजन। और एमाइटोटिक सेल डिवीजन के बारे में या एमाइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में रॉबर्ट रीमेक साहब ने बताया था। रॉबर्ट रीमेक साहब ने माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में बताया था भाई। और ये माइटोसिस सेल में क्या होता है, डायरेक्ट न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस जो है डायरेक्ट डिवाइड होता है भाई माइटोसिस सेल डिवीजन में। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि माइटोसिस सेल डिवीजन में ये फिक्स नहीं होता कि एक मदर सेल डिवाइड करके कितने डॉटर सेल का निर्माण करेगी। जैसे मान लिया जाए कि मेरा मूड खराब है भाई, मैं तालाब के किनारे गया और मैं कंकड़ पत्थर जो है पानी में फेंक रहा हूँ। अमीबा मान लीजिए वहाँ पर है, अमीबा की बॉडी पर मेरे पत्थर का प्रहार हुआ और अमीबा का बॉडी जो है 4 भागों में बट गया या 3 भागों में बट गया या 2 भागों में बट गया। अगर प्रत्येक भाग में न्यूक्लियस की थोड़ी थोड़ी सी मात्रा भी अगर अवेलेबल हो तो अमीबा जितने भागों में बट रहा है उतने अमीबा का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से जो है कि ऐसा फिक्स नहीं है कि एक मदर सेल डिवाइड करके कितने डॉटर सेल का निर्माण करेगी। तो द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच इट डज नॉट फिक्स हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन मदर सेल इज कॉल्ड एमाइटोसिस सेल डिवीजन। तो ऐसा डिवीजन जो है एमाइटोसिस सेल डिवीजन कहलाता है भाई। और इस प्रकार का जो डिवीजन होता है नॉर्मली ये देखा जाता है लोअर अलगी में हुआ, फंजी में हुआ और प्रोटोजोन्स में, इसमें अभी मैंने आपको भी बताया था भाई, है ना। और इसमें डायरेक्ट क्या होता है, इसमें डायरेक्ट जो है न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। देख लीजिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है 2 भागों में यहाँ पर बट रहा है। न्यूक्लियस में बटने के बाद फिर इसके साइटोप्लाज्म का विभाजन हो गया और यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन हो रहा है। इसको कहा जाता है एमाइटोसिस सेल डिवीजन। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर सेल्स। और पहले तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस बटा, उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और फिर ये डॉटर सेल में जो है कन्वर्ट कर जाएगा। तो इस प्रकार से ये डिवीजन होता है भाई, इसको कहा जाता है एमाइटोसिस सेल डिवीजन। नेक्स्ट जो होता है भाई वो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में बताया था भाई वाल्टर फ्लेमिंग साहब ने या स्ट्रासबर्गर ने प्लांट में, और फ्लेमिंग साहब ने एनिमल में इस माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में बताया था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है भाई कि माइटोसिस सेल डिवीजन आखिर होता कहाँ पर है। तो 2 प्रकार के सेल्स जो है लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं। एक होता है रिप्रोडक्टिव सेल और दूसरा होता है नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। तो रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ करके जो अन्य सेल होते हैं भाई वो कहलाते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। और ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में इस नॉन रिप्रोडक्टिव सेल को कहा जाता है वेजिटेटिव सेल, और एनिमल के केस में इसे कहा जाता है सोमेटिक सेल। तो जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं उस नॉन रिप्रोडक्टिव सेल में इस प्रकार का डिवीजन होता है माइटोसिस सेल डिवीजन। तो भाई हम ये कह सकते हैं कि माइटोसिस सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन सोमेटिक सेल इन एनिमल एंड वेजिटेटिव सेल इन प्लांट। तो प्लांट के वेजिटेटिव सेल में और एनिमल के सोमेटिक सेल में इस प्रकार का डिवीजन होता है जिसे हम लोग कहते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है भाई,
माइटोसिस सेल डिवीजन में जहां पर एक मदर सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल का निर्माण करती हैं, मात्र एक बार जो है इसके न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है और दो डॉटर सेल का प्रोडक्शन होता है। तो चलें हम लोग देखें माइटोसिस सेल डिवीजन में और क्या क्या इवेंट्स होते हैं भाई। तो माइटोसिस सेल डिवीजन में, ड्यूरिंग माइटोसिस सेल डिवीजन न्यूक्लियस डिवाइड ओनली वन टाइम्स, न्यूक्लियस का जो है मात्र जो है एक बार जो है बंटवारा होता है, न्यूक्लियस जो है एक बार बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि ये मतलब जो है आपका ये सेल है, इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियस है भाई। सबसे पहले क्या होगा, इस न्यूक्लियस का बंटवारा होगा, न्यूक्लियस जो है ये दो भागों में बंट जाएगा और फिर इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है ना, इस साइटोप्लाज्म का बंटवारा होगा और साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के जब न्यूक्लियस का बंटवारा होता है इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जब साइटोप्लाज्म का होगा उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और इसके द्वारा जो है दो जो है न्यूक्लियस, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा भाई। इस प्रकार से तो हम ये कह सकते हैं कि मात्र एक बार न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ जिसके कारण जो है दो डॉटर सेल का प्रोडक्शन होता है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन में जो है देखिए हमने लिखा है भाई कि न्यूक्लियस डिवाइड ओनली वन टाइम, न्यूक्लियस एक ही बार बटेगा जिसके कारण मदर सेल प्रोड्यूस टू डॉटर सेल, मदर सेल जो है दो डॉटर सेल का निर्माण करेंगी। अब अगर क्रोमोजोम की संख्या के बारे में अगर सोचा जाए भाई, तो मदर सेल में अगर क्रोमोजोम की संख्या 2n है तो ये जो डिवीजन होता है माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन डॉटर सेल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम मदर सेल। मदर सेल की तरह ही डॉटर सेल में भी क्रोमोजोम की संख्या समान रहती है। जैसे मान लो 2n अगर यहाँ पर है तो डॉटर सेल में भी 2n क्रोमोजोम होगा और यहाँ पर भी 2n क्रोमोजोम होगा। अब बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है भाई कि जब 2n क्रोमोजोम है तो 2n क्रोमोजोम का बंटवारा अगर हम दो पार्ट में करेंगे तो nn होना चाहिए। ये 2n कैसे होता है भाई, इस बात को जरा सा समझना चाहिए और हम समझें। जैसे मान लिया जाए कि आज हम बहुत खुश हैं और हमने सोचा कि अपने जो है दो बच्चों के बीच इस 500 के रुपीज़ को जो है हम बांटना चाह रहे हैं भाई। जैसा समझने का प्रयास करेंगे आप, ये 500 का रुपीज़ है जिसे हम दो भागों में बांट देना चाहते हैं। मान लीजिए कि हमने इसे दो टुकड़ा किया जिसमें कि एक टुकड़ा जो है जिसमें कि गांधी जी हैं और एक टुकड़ा ऐसा है जिसमें कि 500 लिखा हुआ है। देख रहे हैं आप भाई, हमने जो है ये गांधी जी वाला जो नोट था ये मैंने जो है सीता को दिया कि जाओ सीता आज मैं तुझे 500 रुपये का गिफ्ट किया। उसने कहा कि सर ये तो आधा टुकड़ा है, इसमें 500 सिर्फ गांधी जी हैं। अगर इस गांधी जी में, ध्यान से समझिएगा, अगर इस गांधी जी में इस 500 वाला जो डी जो लिखा हुआ है उसको प्रोडक्शन कर देने की क्षमता अगर हो तो सीता के पास ये पूरा 500 चला जाएगा भाई। और जिसको हमने 500, मान लीजिए कि रीता को जो है हमने जो है ये 500 जो डिजिट लिखा हुआ है ये वाला टुकड़ा दिया और इसमें अगर ये क्षमता हो कि ये गांधी जी को पैदा कर दे तो फिर वही जो है रीता के पास भी जो है 500 का टुकड़ा चला गया, 500 का नोट चला गया। इस प्रकार से हमने 500 के नोट को इस प्रकार से डिवाइड किया कि 500 रीता के पास भी, 500 जो है सीता के पास भी चला गया भाई। सेम टाइप का डिवीजन यहाँ पर होता है भाई। और यहाँ पर जो है मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, ऐसा इस तरह से होता है कि जैसे मान लिया जाए कि ये मदर सेल है, मदर सेल में मान लीजिए कि यहाँ पर जो है क्रोमोजोम इस प्रकार से है और जब ये डिवीजन होगा भाई तो आधा क्रोमेटिड्स ऊपर जाएगा और आधा क्रोमेटिड्स में अगर ये क्षमता हो यहाँ नीचे चलाएगा, आधा ऊपर आधा नीचे, और इस आधे में अगर क्षमता हो कि ये जो टूट के नीचे आया है उसका निर्माण कर ले और नीचे वाले में क्षमता हो ऊपर वाले का निर्माण कर ले। तो इस प्रकार से एक क्रोमोजोम जो है का जो बंटवारा जब होगा भाई, दो भागों में जब ये बटेगा तो एक क्रोमोजोम डॉटर सेल में इधर भी चला जाएगा और इधर भी चला जाएगा।
यहाँ पर जो है पूरा क्रोमोजोम होगा, यहाँ पर पूरा क्रोमोजोम होगा, और मदर सेल में पूरा क्रोमोजोम है। तो इस प्रकार से भी आप जो समझ सकते हो, यानी नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन डॉटर सेल, ये डॉटर सेल जो क्रोमोजोम की संख्या होगा रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम मदर सेल। और आप जानते हो भाई कि जब भी कोई हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं तो जितने मास रिएक्टेंट के होते हैं उतने ही मास प्रोडक्ट के होते हैं। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, ये माइटोसिस सेल डिवीजन इक्वेशनल डिवीजन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहेंगे, क्योंकि मदर में जो क्रोमोजोम की संख्या है और जो डॉटर में जो क्रोमोजोम की संख्या है, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है भाई। माइटोसिस सेल डिवीजन कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स। मैंने कहा आपको सबसे पहले माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस होगा जो केंद्रक का विभाजन कराएगा, और दूसरा साइटोकाइनेसिस होगा जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन कराएगा। तो इस प्रकार से माइटोसिस सेल डिवीजन कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स, और माइटोसिस में जो है ये 2 स्टेप्स में जो है वो कंप्लीट होगा। हमारा पहला होगा कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन करेंगे, उसके बाद है साइटोप्लाज्म का डिवीजन करेंगे। चलें हम लोग देखते हैं कैरियोकाइनेसिस के बारे में। तो देखो भाई, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिवीजन हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो, ये जो न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है भाई, ये 4 स्टेप्स में संपन्न होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये 4 स्टेप्स में न्यूक्लियस का जो डिवीजन होगा। तो चलें हम लोग देखते हैं कि किस किस स्टेप में क्या क्या चीज होता है भाई, और ये 4 स्टेप्स में गुजरने के बाद ही हमारा जो न्यूक्लियस है ये 2 भागों में बट जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, ये एनाफेज है, ये टेलोफेज है, और टेलोफेज में जाने के बाद ये पूरा न्यूक्लियस, जो एक न्यूक्लियस यहाँ पर जो था हमारा, ये पूरा न्यूक्लियस जो है ये 2 भागों में बटकर रेडी हो जाता है। तो चलें देखें कि कौन कौन सा इवेंट जो है हमारा प्रोफेज में होता है, कौन मेटाफेज में होगा, क्या एनाफेज में होगा और क्या टेलोफेज में होगा। इसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करते हैं भाई। तो देखो, ये जो हमारा फेज है ये हमारा प्रोफेज है। प्रोफेज इज द लार्जेस्ट फेज। ये जो होगा भाई हमारा जो है लार्जेस्ट फेज होगा। ये कैसा फेज होगा? ये लार्जेस्ट फेज होगा, है ना हमारा। ये लार्जेस्ट फेज है, ये इसको लिख सकते हैं कि ये हमारा जो है ये सबसे जो है लार्जेस्ट फेज होता है। सबसे बड़ा फेज जो है माइटोसिस सेल डिवीजन का ये प्रोफेज होता है। प्रोफेज में क्या क्या होता है भाई? सबसे पहले तो प्रोफेज में ये होगा कि जो आप देख रहे हो कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप जो है ये धीरे धीरे जो है समाप्त होने लगता है। ये एनिमल सेल को हमने यहाँ पर दिखाया है भाई। एनिमल सेल में जो ये सेंट्रोसोम जो है, ये सेंट्रोसोम का जो सेंट्रियोल है ये अपोजिट पोल की ओर जाना प्रारंभ कर देता है। जिससे मान लिया जाए कि हम यहाँ पर अगर आपको दिखाना चाहें इस प्रकार से कि ये मतलब जो है सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो है ये धीरे धीरे क्या होने लगता है भाई, ये समाप्त होने लगता है ना। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हो, है ना, और उसके बाद ये जो सेंट्रोसोम जो मतलब इस प्रकार से जो था, ये दोनों जो है क्या होगा, अपोजिट पोल की ओर जो है ये जाना जो है प्रारंभ हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर का भी निर्माण जो है यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। देखिए क्या होता है भाई, क्रोमेटिन, और ये जो यहाँ पर जो है हमारा जो सेल के अंदर जो पाया जाता है क्रोमेटिन नेटवर्क जो पाया जाता है, इस तरह से ये क्रोमेटिन नेटवर्क में कंडेंसेशन होगा, और ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो है ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा, ये क्रोमोजोम में कन्वर्ट कर जाएगा। ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम में कन्वर्ट कर जाएगा। यानी क्रोमेटिन नेटवर्क कन्वर्ट इनटू क्रोमोजोम। सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम जो है ये सेंट्रियोल जो है ये मूव्स टू द अपोजिट पोल, ये जो जाने लगता है भाई। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है ना, और जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस आर जो है स्लोली डिसअपियर्ड। कहने का मतलब ये, फिर से आप समझ लीजिए कि प्रोफेज जो है माइटोसिस सेल डिवीजन की सबसे बड़ी अवस्था होती है भाई।
इसमें से क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। एनिमल सेल में जो सेंट्रोसोम होते हैं, सेंट्रोसोम के सेंट्रियोल जो होते हैं अपोजिट पोल की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और क्रोमेटिन नेटवर्क जो न्यूक्लियस के अंदर जो धागा अनुमारचना क्रोमेटिन नेटवर्क का होता है, वो क्रोमेटिन नेटवर्क में कंडेंसेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है और क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है। ये सारा इवेंट जो है हमारे प्रोफेज में होता है। ठीक है भाई। प्रोफेज के बाद का जो स्टेप होता है वो हमारा होता है मेटाफेज। तो मेटाफेज में देखिए क्या होता है, मेटाफेज में जो एक क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम लीनियरली अरेंज्ड इन द मिडिल पार्ट ऑफ द सेल। ये क्रोमोसोम जो है आपका सरल रेखा में जो है कोशिका के बीच वाले भाग में ये सरल रेखीय व्यवस्थित हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर का निर्माण जो है ये हो जाता है भाई, और ये स्पिंडल फाइबर जो है सेंट्रोमेयर से आकर के जुड़ जाते हैं। ये सेंट्रोमेयर से आकर के स्पिंडल फाइबर जुड़ जाता है, इसी को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर जो है सेंट्रोमेयर से आकर के जो है क्या होगा, जुड़ जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भाई कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें कि क्रोमोसोम की संरचना के बारे में हम सबसे ज़्यादा बेहतर जो है स्ट्रक्चर का अध्ययन कर सकते हैं भाई। तो मेटाफेज इज द बेस्ट फेज फॉर स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बिकॉज इन दिस फेज क्रोमोसोम इज क्लियरली ऑब्जर्व। चूंकि इस फेज में क्रोमोसोम जो है स्पष्ट दिखाई पड़ता है, इसीलिए क्रोमोसोम की संरचना के अध्ययन के लिए यह सबसे बेहतरीन अवस्था होता है भाई। तो इसमें कौन कौन सी बात हो गई भाई, सबसे पहली बात तो ये हो गई कि सेंट्रियोल जो है अपोजिट पोल पर चला जाएगा और ये पोल का निर्माण कर लेगा भाई। ये बना देगा पोल, अपोजिट पोल यहाँ पर बनाएगा। जो क्रोमोसोम लीनियरली अरेंज कर जाएगा और ये स्पिंडल फाइबर जो है सेंट्रोमेयर से आकर के जुड़ जाएगा, है ना। ये जो है हमारा मेटाफेज का स्टेप हुआ भाई। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा जो स्टेप है, मेटाफेज के बाद का हमारा स्टेप है वो है एनाफेज। एनाफेज इज द स्मॉलेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। ये माइटोसिस सेल डिवीजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। ये स्मॉलेस्ट फेज होता है भाई, सबसे छोटी अवस्था है ये हमारा एनाफेज। क्या होता है एनाफेज में, देखो भाई प्रकृति का नियम है कि पहले मिलन उसके बाद जुदाई। वही बात यहाँ पर हुआ। मेटाफेज में आपने क्या देखा था, मेटाफेज में आपने देखा इस प्रकार से कि क्रोमोसोम जो है ये बीच वाले भाग में चलाया था, यहाँ से जो है स्पिंडल फाइबर का निर्माण हुआ और ये सेंट्रोमेयर से आकर के जुड़ गया। ये सेंट्रोमेयर से आकर के जुड़ा, ये आपने देखा इस प्रकार से। अब जुड़ने के बाद क्या होगा, फिर इसमें जो है अपोजिट पोल की तरफ जो है कॉन्ट्रैक्शन प्रारंभ हो जाएगा। ये इधर खींचने लगेगा भाई, ये इधर खिंचाने लगेगा, है ना। पहले तो यहाँ से मिलने के लिए था, अब इससे जो है दूर जाने के लिए होगा और दोनों में अपोजिट पोल की तरफ जो है कॉन्ट्रैक्शन प्रारंभ हो जाएगा, जिसके कारण देखिए यहाँ पर जो ये क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम जो है ये क्रोमेटिड्स से टूट करके, यहाँ पर जो क्रोमोसोम जो पूरा जो था दिखाई पड़ रहा था भाई, वो क्रोमेटिड्स में टूट करके ये क्या हो जाएगा, इसका आधा वाला भाग कहलाएगा, इसको बोलते हैं क्रोमेटिड्स। ये जो है ये क्रोमेटिड्स है, इसको जो है बोलेंगे क्रोमेटिड्स। और ये क्रोमेटिड्स जो है अपोजिट पोल की ओर जो है वो जाना प्रारंभ हो जाएगा भाई। देखो इधर भी क्रोमेटिड्स जा रहा है, इधर भी क्रोमेटिड्स को खींच रहा है ना। तो इस प्रकार से रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है स्पिंडल फाइबर में होगा अपोजिट पोल की ओर, और ये क्रोमेटिड्स जो है वो विपरीत ध्रुव की तरफ जाना प्रारंभ हो जाएगा। लेट एनाफेज आते आते ये सारे क्रोमेटिड्स जो है वो अपोजिट पोल पर चले जाएंगे। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट फेज हमारा आता है वो होता है टेलोफेज। तो जब ये जो है सभी क्रोमेटिड्स
जब पहुंच जाते हैं विपरीत ध्रुव पर, जब पहुंच जाते हैं भाई, उसके बाद जो है टेलोफेज का स्टेज प्रारंभ होता है। और टेलोफेज इज द रिवर्स फेज ऑफ प्रोफेज। यह प्रोफेज की विपरीत अवस्था होता है। जो जो चीज़ प्रोफेज में हुआ था वो फिर से यहाँ रीअपियर्ड होता है। मैंने कहा था आपसे कि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो समाप्त हो गया था। देख लीजिए यहाँ पर फिर से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर जो है आ गया है कि नहीं आ गया है बोलो। उसके बाद फिर इसमें न्यूक्लियोलस भी चला आएगा भाई, यहाँ पर फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर चला आया, फिर से न्यूक्लियोलस यहाँ पर चला आएगा। इस प्रकार से, और ये जो क्रोमेटिड्स जो आप देख रहे हो है ना, ये सारे क्रोमेटिड्स फिर आपस में उलझ करके क्या बना देगा, क्रोमेटिन नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पर भी क्रोमेटिन नेटवर्क बन जाएगा। ये सारे क्रोमेटिन जो आप देख रहे थे ये मिल करके जो है फिर क्रोमेटिन नेटवर्क का निर्माण कर लेगा। और इस प्रकार से एक मदर सेल के अंदर 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनकर तैयार हो जाएगा भाई। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस टेलोफेज में आते आते है ना, हमारा जो न्यूक्लियस था वो कंप्लीट 2 भागों में बट जा रहा है। उसके बाद का जो स्टेप आता है वो आता है हमारा साइटोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियस के विभाजन हो जाने के बाद अब जो है साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा भाई। तो साइटोप्लाज्म का जो विभाजन होता है उसी को हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस में जो है क्या होता है भाई कि जब एनिमल सेल होता है तो एनिमल सेल में कोशिका के बीच वाले भाग में कंस्ट्रिक्शन प्रारंभ हो जाता है। दोनों तरफ से ये धंसने लगता है और धंसते धंसते ये जुड़ जाता है और 2 जो है साइटोप्लाज्म जो है 2 भागों में बट जाता है। जबकि प्लांट सेल की अगर बात करें तो प्लांट सेल में जो है जब 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनकर रेडी हो जाता है भाई, तो बीच में एक प्लेट का निर्माण होता है जिसको कहा जाता है सेल प्लेट। और इस सेल प्लेट के द्वारा ही ये साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड कर जाता है और इस प्रकार से एक मदर सेल कंप्लीट 2 डॉटर सेल का निर्माण कर लेता है। ठीक है भाई। और इस तरह का जो ये डिवीजन था ये था हमारा माइटोसिस। और यहाँ पर जो है माइटोसिस जो है वो संपन्न होता है भाई। और तीसरा टाइप जो है सेल डिवीजन का वो है हमारा मियोसिस सेल डिवीजन। अब ज़रा सा यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि माइटोसिस सेल डिवीजन में मैंने समझाया आपको कि माइटोसिस सेल डिवीजन जो है नॉन रिप्रोडक्टिव सेल में होता है भाई, जबकि मियोसिस सेल डिवीजन जो होगा वो रिप्रोडक्टिव सेल में होगा। और प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव सेल था वो वेजिटेटिव सेल था और एनिमल में सोमेटिक सेल था। ये चर्चा मैंने किया था भाई। यहाँ पर जो है मियोसिस सेल डिवीजन जो होगा वो रिप्रोडक्टिव सेल में होगा। मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा गैमिट का फॉर्मेशन होगा। मेल में मेल गैमिट यानी स्पर्म का फॉर्मेशन और फीमेल में फीमेल गैमिट ओवम का फॉर्मेशन इसी मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होगा। तो मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में बताया था फार्मर एंड मूरे साहब। फार्मर एंड मूरे साहब ने मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में बताया था भाई। और मियोसिस सेल डिवीजन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मियोसिस सेल डिवीजन कहाँ होता है तो आप बताएंगे मियोसिस सेल डिवीजन जो है ये रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। और जैसा कि मैंने कहा था कि माइटोसिस सेल डिवीजन में मात्र एक बार न्यूक्लियस बढ़ता है और 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। यहाँ पर जो है ये बात नहीं होती भाई। यहाँ पर जो है 2 बार न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मदर सेल है, यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियस है। पहली बार जब न्यूक्लियस का बंटवारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट जब होगा तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियस जो है ये 2 भागों में इस प्रकार से बट जाएगा। और जब न्यूक्लियस जब बटेगा भाई तो अगर मान लिया जाए यहाँ पर जो है 2n क्रोमोसोम अगर है तो इसमें जो है हमारा क्या होगा n क्रोमोसोम होगा। यानी यहाँ पर जो मियोसिस फर्स्ट जो होगा ये कैसा हो गया, रिडक्शन डिवीजन हो गया, क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पर क्या हो गई, आधी हो गई। उसके बाद जो डिवीजन होगा है ना वो मियोसिस जो है सेकेंड डिवीजन होगा। और जिसके कारण जो है यहाँ पर जो है आपका जो है जो सेल होगा ये जस्ट लाइक माइटोसिस होगा
और यहाँ पर जो है जो इस सेल न्यूक्लियस के द्वारा जो बनेगा भाई डिवीजन जब होगा तो यहाँ पर जो है 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, फिर यहाँ पर 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा और ये माइटोसिस होगा जिसमें कि क्रोमोसोम की संख्या समान रहेगी और जब समान रही थी क्या हो जाएगा, ये भी n हो जाएगा, ये भी n हो जाएगा, ये भी n होगा, ये भी n होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा डिवीजन होगा जिसमें कि मदर सेल में अगर 2n क्रोमोसोम है तो यहाँ पर जो जब साइटोकाइनेसिस की क्रिया होगी, सेल का बंटवारा होगा तो यहाँ पर जो 4 डॉटर सेल जो बनेंगे, चारों डॉटर सेल में क्रोमोसोम की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है भाई, यहाँ पर देखिए हमने लिखा भी है, मियोसिस सेल डिवीजन में 2 बार केंद्रक का विभाजन हुआ। पहली बार जब न्यूक्लियस बटा 2 न्यूक्लियाई बना, फिर बटा तो 4 न्यूक्लियाई बन गया और 4 न्यूक्लियाई बनने के बाद 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ। तो 1 मदर सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल, 4 डॉटर सेल में बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल बिकम हाफ। देखिए ये डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गई है, ये एक डॉटर सेल है ना, ये डॉटर सेल है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है समूह में आप देख रहे हो क्या हो गया, आधा हो गया है, 4 डॉटर सेल बना है, क्रोमोसोम की संख्या जो है हाफ हो जाता है और इसीलिए इस प्रकार का जो डिवीजन होता है उसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर रिड्यूस कर गया है, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई है। तो फॉर्मेशन, और दूसरी बात क्या होता है भाई कि गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है, मैंने कहा चूंकि ये रिप्रोडक्टिव सेल है और रिप्रोडक्टिव सेल में जब डिवीजन होगा क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी तो बनेगा क्या, गैमीट का निर्माण होगा। जैसे मान लिया जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 है, अब उस मेल रिप्रोडक्टिव सेल में जब डिवीजन होगा तो बनेगा मेल गैमीट, और मेल गैमीट जैसे स्पर्म बना तो क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी भाई, यानी स्पर्म में जो 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। उसी प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल में डिवीजन होगा तो फीमेल गैमीट का निर्माण होगा, ओवम का निर्माण होगा और ओवम में भी 23 क्रोमोसोम आएंगे, यानी क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी। और जब मेल और फीमेल गैमीट जब आपस में मिलेंगे तो जायगोट का निर्माण होगा और जायगोट में भी 46 क्रोमोसोम होगा, क्योंकि 23 स्पर्म का, 23 ओवम का। तो मदर में, फादर में और जो बच्चे बनेंगे सब में क्रोमोसोम की संख्या को समान हो जाएगा भाई, और क्रोमोसोम की संख्या को मेंटेन कौन रखता है, मियोसिस सेल डिवीजन रखता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मियोसिस सेल डिवीजन मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पार्टिकुलर स्पीसीज। किसी भी पार्टिकुलर स्पीसीज में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कांस्टेंट रहता है वो किसके कारण, मियोसिस सेल डिवीजन के कारण ही रहता है। तो चलिए भाई यहाँ पर हम जो लिखे हुए भी है कि मियोसिस सेल डिवीजन मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पार्टिकुलर स्पीसीज। किसी खास स्पीसीज में जो क्रोमोसोम की संख्या को मेंटेन रखने का काम करता है वो मेंटेन रखता है हमारा मियोसिस सेल डिवीजन। अब हम लोग जो है देखेंगे कि मियोसिस सेल डिवीजन के कौन कौन से स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। मैंने कहा भाई कि मियोसिस सेल डिवीजन जो है वो 2 बार जो है न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। जैसे कि माइटोसिस सेल डिवीजन में मैंने कहा था कि पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा भाई, उसी प्रकार से यहाँ पर भी पहले कैरियोकाइनेसिस की क्रिया होती है और इसमें मैंने कहा कि 2 बार न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। पहली बार जब न्यूक्लियस बंटता है उसे हम लोग कहते हैं मियोसिस फर्स्ट, और जब दोबारा न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मियोसिस सेकेंड। तो यहाँ पर जो है जब पहली बार जब न्यूक्लियस का बंटवारा होगा भाई उसको बोलेंगे मियोसिस फर्स्ट, और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया जाए कि ये सेल है, ये रिप्रोडक्टिव सेल है भाई, ठीक है, और इसमें ये हमारा जो है न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में मान लिया जाए कि 2n क्रोमोसोम यहाँ पर है, क्रोमोसोम ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, इसलिए मैं यहाँ पर 2n लिख रहा हूँ। उसके बाद जैसे मतलब जो है पहली बार जब केंद्रक का बंटवारा होगा ये होगा हमारा मियोसिस फर्स्ट। जब मियोसिस फर्स्ट होगा भाई तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियस जो है ये 2 भागों में बट जाएगा।
तो पहली बार जब बंटवारा होगा तो ये 4 स्टेप से गुजरेगा, है ना। कौन कौन स्टेप से? प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये 4 स्टेप से गुजरा है। और चूंकि पहली बार चूंकि ये डिवीजन हो रहा है भाई केंद्रक का, इसलिए सबको जो है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट बोलेंगे। और इस प्रकार से ये 4 स्टेप्स में ये गुजर करके ये हमारा जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है 2 भागों में बटेगा और जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। यहाँ मैंने लिखा है ना, मियोसिस फर्स्ट जो है ये रिडक्शन डिवीजन होगा भाई, और ये कंप्लीट होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज फर्स्ट में। और क्वेश्चन आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि मियोसिस सेल डिवीजन की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है? तो ध्यान देना, प्रोफेज फर्स्ट इज द लार्जेस्ट फेज ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। क्यों भाई? क्योंकि ये 5 अवस्थाओं में संपन्न होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। और जब ये 5 अवस्था में संपन्न होता है तब प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद जो है हमारा जो है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मियोसिस सेल डिवीजन की सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, तो एनाफेज सेकेंड जो है इज द स्मॉलेस्ट फेज। ये क्या होगा भाई? ये स्मॉलेस्ट फेज होगा मियोसिस सेल डिवीजन का। स्मॉलेस्ट फेज हो गया हमारा एनाफेज सेकेंड और लार्जेस्ट फेज हो गया हमारा जो है प्रोफेज फर्स्ट। उसके बाद जो है जब ये मियोसिस सेकेंड की बात जब होती है भाई, तो मियोसिस सेकेंड जो होगा इसमें जो है फिर से जो है न्यूक्लियस का बंटवारा होगा और इसको हम लोग कहेंगे मियोसिस सेकेंड। और ये मियोसिस सेकेंड जो होगा जस्ट लाइक माइटोसिस होगा। जिस प्रकार से कि माइटोसिस में डिवीजन हुआ था भाई, क्रोमोसोम की संख्या जो है समान रह गई थी, जिस प्रकार से यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी मिनट, तो क्रोमोसोम की संख्या जो है वो समान रहेगा, है ना। तो मियोसिस सेकेंड जो होगा जस्ट लाइक माइटोसिस होगा, इसीलिए इसको जो है इक्वेशनल डिवीजन हमने लिखा है ना। तो यहाँ पर जो हम दिखाना जो चाह रहे थे, ये दिखाना चाह रहे थे भाई कि ये जो है ये मदर न्यूक्लियाई है, मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ तो यहाँ पर जो है ये रिडक्शन डिवीजन होगा। 2 जो न्यूक्लियाई बना उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी और इससे जो फिर जो है डिवीजन जब दूसरी बार जब हुआ तो इसको मियोसिस सेकेंड बोलेंगे। और यहाँ पर जो हमारा जो सेल बनेगा इसमें जो इसमें जो 2 न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस जो बट के 2 बनाएगा इस प्रकार से, और फिर ये जो 2 बट के बनाएगा इस प्रकार से, यानी एक में 4 न्यूक्लिया जो बनेगा भाई, सब में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगा? n ही होगा। तो मदर सेल में क्रोमोसोम की संख्या 2n था, डॉटर सेल में n हो गया, है ना। और बाद में जब इसका साइटोकाइनेसिस करवाएंगे, जब ये 4 भागों में बटेगा भाई, तो जो 4 डॉटर सेल हमारा बनेगा, जो 4 डॉटर सेल बनेगा, इस समूह में क्रोमोसोम की संख्या जो हो जाएगी वो n होगी। तो मदर सेल में 2n क्रोमोसोम, डॉटर सेल में जो है n क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संख्या आधी, इसीलिए मियोसिस सेल डिवीजन इसे कहा जाता है भाई। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री, यानी गुणसूत्र की संख्या का आधी हो जाना। ये सारे जो है अलग अलग जो है स्टेप्स हैं भाई, इसको जो है हम लोग जो है देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो मियोसिस फर्स्ट, जो कि मैंने कहा था कि मियोसिस फर्स्ट जो है अलग अलग स्टेप्स में संपन्न होता है। सबसे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, ये हम लोग करेंगे भाई। तो मैंने कहा था कि जो प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट इज द लार्जेस्ट फेज ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। ये जो है सबसे बड़ी अवस्था है मियोसिस सेल डिवीजन का, और इट कंप्लीटेड इनटू फॉलोइंग 5 स्टेप्स। लेप्टोटीन में क्या होता है भाई? लेप्टोटीन में जो है क्रोमोसोम जो होता है वो एकल धागा नुमा हो जाता है। जाइगोटीन में क्या होता है? ये बाइवेलेंट हो जाता है।
पैकेटीन में क्या होता है, पैकेटीन में ये टेट्रावेलेंट हो जाता है भाई इस प्रकार से, और टेट्रावेलेंट होने के बाद यहाँ पर जो है क्रॉसिंग ओवर की भी क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार से ये क्रोमोसोम होते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर जो है क्या होगा, ये क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हो जाएगी। और इसी क्रॉसिंग ओवर के कारण जो है यहाँ पर जो है जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है ना। तो चलें हम लोग जो है एक एक करके जो है इसको देखते हैं भाई कि किस स्टेप्स में कौन सी जो है क्रिया जो है वो संपन्न होती है। तो चलें हम लोग एक एक करके देखें। यह है हमारा लेप्टोटीन। मैंने कहा कि लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम जो होता है ये जो है बिल्कुल एकल धागा नुमा हो जाता है। देख रहे हैं आपको सिंगल थ्रेड लाइक हो गया भाई। तो क्रोमोसोम जो है यहाँ पर जो है एक सिंगल जो है वो थ्रेड लाइक हो जाएगा। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है भाई क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, और ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो है ये कंडेंस होकर के क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा। जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, जाइगोटीन स्टेज में ये बाइवेलेंट हो जाता है। देखिए ये जहाँ सिंगल थ्रेड था यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये डबल थ्रेड का फॉर्मेशन कर लेगा जाइगोटीन में, और ये क्या हो जाएगा भाई, ये बाइवेलेंट हो जाएगा। पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होगी, है ना। पैकेटीन स्टेज में जब आएगा तो ये टेट्रावेलेंट हो जाएगा, 1 2 3 4, ये टेट्रावेलेंट हो जाएगा भाई, टेट्राड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जब टेट्रावेलेंट हो जाएगा तो यहाँ पर जो है क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होगी। क्रोमोसोम स्प्लिट्स एंड शोज टेट्रावेलेंट, है ना। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये क्रॉसिंग ओवर है क्या, जरा सा इसको मैं आपको डिटेल से बता देना चाहता हूँ भाई। जैसे मान लिया जाए कि ये क्रोमोसोम है, मान लीजिए कि ये जो है यहाँ पर जो है, चलिए यही दिखाते हैं आपको। ये मान लिया जाए कि क्रोमोसोम है ये राजीव गांधी का, और इसमें जो है राजीव गांधी जी का जो क्रोमोसोम हुआ इसमें पर जो जीन पाया जाएगा भाई, ये जीन मान लो देसी है ना। तो देसी है तो यहाँ पर लिख देते हैं क ख ग, क ख ग घ, ये सब जो है ये जो जीन जो है राजीव गांधी के जो है क्रोमोसोम पर है। और मान लीजिए कि ये जो क्रोमोसोम है ये सोनिया गांधी का है ना। सोनिया गांधी विदेशी ठहरी, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है इसका जो क्रोमोसोम जीन जो है वो ABCD है। इस प्रकार से जब यहाँ पर जो है क्रॉसिंग ओवर होगा भाई, जब दोनों आपस में इस प्रकार से जब मिलेगा, क्रॉस जब ये करेगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है हमारा क, यहाँ पर हो गया ख, यहाँ पर हो गया हमारा मान लीजिए ग, यहाँ पर हो गया मान लीजिए घ। इधर से क्या आएगा A, इधर से आएगा B, इधर से आएगा C, इधर से आएगा D। और जब इसी को कहते हैं जब ये क्रॉस हो गया तो इसको बोल रहे हैं क्रॉसिंग ओवर हुआ। और जब ये सेपरेट करेगा भाई इस प्रकार से, तो सेपरेट करने के बाद मान लीजिए कि ये जो है राहुल गांधी का क्रोमोसोम बना, जिसमें क्या हो गया, क आ गया, फिर क्या आ गया भाई, B आ गया, उसके बाद फिर क्या आ गया, ग आ गया, उसके बाद फिर क्या आ गया, घ आ गया। इस प्रकार से फिर मान लो प्रियंका गांधी इससे बनी, तो यहाँ पर क्या आ गया, A आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, ख आ गया, यहाँ पर फिर क्या आ गया भाई, C आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, D आ गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है, यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ भाई कि जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है तो क्रॉसिंग ओवर के कारण ही जीवों में वेरिएशन आता है, विभिन्नता आती है। यानी यहाँ पर जो है ये मदर और फादर का जो जीन पूल है ना, यहाँ पर जो है राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो मान लीजिए जो बन रही हैं, इसमें 9 तो ये फादर से 100% टैली कर रही हैं, 9 मदर के क्रोमोसोम से 100% टैली कर रही है भाई। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर जो होता है, क्रॉसिंग ओवर का सिग्निफिकेंस ये है कि क्रॉसिंग ओवर के कारण ही जीवों में भिन्नता होती है और नए जीव की उत्पत्ति होती है। आई बात समझ में भाई। उसके बाद देखिए
कि जब क्रॉसिंग ओवर की जब क्रिया जब समाप्त हो जाती है भाई, उसके बाद का जो हमारा स्टेप्स होता है, पैकिटीन के बाद का स्टेप हमारा है डिप्लोटीन। और डिप्लोटीन में क्या होगा, डिप्लोटीन में जहाँ पर कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है उस जगह को बोलते हैं चाइजमाटा यानी चाइजमा। और अब ये जो है फिर से जो है ये सेपरेशन होना शुरू हो जाता है भाई, सेपरेशन स्टार्ट फ्रॉम सेंट्रोमेयर। अब सेंट्रोमेयर से ये फिर क्रोमोसोम जो है वो बंटना शुरू हो जाता है, और जहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है उसको बोलते हैं चाइजमाटा। और डाइकाइनेसिस आते आते जो कि प्रोफेज में मैंने मेटाफेज में जो मैंने बताया था भाई, फाइनल कि प्रोफेज स्टेज में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस सब समाप्त हो जाता है, वो बात अब यहाँ पर डाइकाइनेसिस में होता है भाई। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये कंप्लीटली जो है डिसअपियर्ड हो जाते हैं, है ना। और इस प्रकार से जो है अब जो है सेल के अंदर जो है आपके जो है जो क्रोमेटिन जो नेटवर्क था, अब वो क्रोमेटिन नेटवर्क न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोसोम का निर्माण कर लेगा। और अब नेक्स्ट जो है हमारा जो है मेटाफेज फर्स्ट की क्रिया संपन्न होगी, उसके बाद फिर एनाफेज फर्स्ट, उसके बाद फिर टेलोफेज फर्स्ट होगा। तो चलें हम लोग जो है नेक्स्ट में हम आपको दिखाते हैं कि मेटाफेज फर्स्ट क्या है। मेटाफेज फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा कि मेटाफेज फर्स्ट और मेटाफेज सेकेंड दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं यहाँ पर ही बता देना चाहता हूँ भाई आपको। आपने पढ़ा था कि मेटाफेज जो सेकेंड है वो हमारा जो है जस्ट लाइक था माइटोसिस। तो माइटोसिस में और म्योसिस में क्या अंतर हो रहा है यहाँ पर देखिए। तो ये जो म्योसिस का जो मेटाफेज फर्स्ट है उसमें जो क्रोमोसोम है वो पेयर में यहाँ पर अरेंज्ड है, जबकि हमने देखा था मेटाफेज की बात करें, मेटाफेज सेकेंड की अगर हम बात करते हैं भाई, ये तो मेटाफेज फर्स्ट हुआ, मेटाफेज सेकेंड की अगर बात करेंगे जो कि हमारा जो है जस्ट लाइक माइटोसिस की तरह था। तो हमने बताया था आपको कि माइटोसिस में क्या होता था कि क्रोमोसोम्स है लीनियरली अरेंज हुआ था, लेकिन ये पेयर में अरेंज नहीं हुआ था, सिंगल अरेंज हुआ था। यही अंतर है दोनों में। अगर आपसे पूछा जाए कि मेटाफेज फर्स्ट और मेटाफेज सेकेंड में क्या डिफरेंस है, तो सीधा सीधा आप बताएंगे कि मेटाफेज फर्स्ट जो म्योसिस में होगा उसमें क्रोमोसोम पेयर में अरेंज होंगे, क्रोमोसोम अरेंज लीनियरली इन पेयर, ये पेयर में अरेंज होगा। जबकि मेटाफेज सेकेंड जो होगा जो कि जस्ट लाइक माइटोसिस है उसमें जो है क्रोमोसोम्स है सिंगल अरेंज होगा मिडिल पार्ट में। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमेयर, यहाँ पर भी स्पिंडल फाइबर जो है ये सेंट्रोमेयर से अटैच करेगा। यहाँ पर देखना क्या रहा है भाई, यहाँ पर भी जो है ये सेंट्रोमेयर से ही अटैच करेगा। ये तो कॉमन हो गया दोनों में, लेकिन अंतर सिर्फ यही है कि मेटाफेज फर्स्ट में ये पेयर होगा और यहाँ पर जो क्या होगा सिंगल अरेंज्ड होगा। ठीक है भाई, चलें जरा सा एनाफेज सेकेंड और एनाफेज फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग सोचें। तो यहाँ जो है एनाफेज सेकेंड में देखिए क्या होता है। यहाँ पर भी वही बात होती है भाई कि जब हम एनाफेज सेकेंड की अगर बात करेंगे, एनाफेज अगर सेकेंड की अगर बात करेंगे तो एनाफेज सेकेंड में जस्ट लाइक हमने कहा था कि माइटोसिस की तरह का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से होगा भाई, पोल बनेगा और जो क्रोमोसोम जो था वो क्रोमोसोम जो है ब्रेक कर जाएगा क्रोमेटिड्स में, और यहाँ पर क्रोमेटिड्स जो है इस प्रकार से जो अपोजिट पोल की ओर जाएगा। यहाँ पर क्रोमेटिड्स जा रहा है भाई, लेकिन आप एनाफेज फर्स्ट को देखिए, इसमें क्रोमेटिड्स नहीं बल्कि पूरा पूरा यहाँ पर क्या जा रहा है, पूरा पूरा जो है क्रोमोसोम जा रहा है। यहाँ पर जो है पूरा पूरा क्रोमोसोम जा रहा है, यहाँ पर पूरा पूरा क्रोमोसोम अपोजिट पोल की ओर जाता है। और एनाफेज सेकेंड में क्या जाएगा, यहाँ पर जो है क्रोमेटिड्स जो है ये अपोजिट पोल की ओर जाएगा। यही दोनों में अंतर है। उसके बाद जो है हमारा जो है एनाफेज के बाद जो है आता है टेलोफेज। और टेलोफेज में जो है जब ये
क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर पहुंच जाएगा, जब ये क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल पर पहुंच जाएगा भाई, तो फिर क्या होगा, फिर जो है ये जब अपोजिट पोल पर चला जाएगा, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस है वो फिर से चला आएगा, यानी अपोजिट जो है प्रोफेज वाली स्थिति होगी। और उसके बाद जो है आप देखिए कि यहाँ पर जो है टेलोफेज में जब आएगा तो फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब जो है एपियर्ड हो जाएगा भाई। और एक ही सेल के अंदर दो जो है, दो नहीं बल्कि चार हो जाएगा ना यहाँ पर भाई, है ना, हाँ चार हो जाएगा और चार न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा तो बीच में जो है सेप्टम डेवलप करेगा, और बीच में सेप्टम डेवलप करने के बाद साइटोकाइनेसिस की क्रिया हो जाएगी, और एक मदर सेल से चार डॉटर सेल का निर्माण हो जाएगा, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है मदर सेल की आधी हो जाएगी। और इस प्रकार से मियोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट होगा। और यहाँ पर मैंने जो इसका जो समरी ये है भाई, जिसको एक बार सुन लीजिए आप, समरी ये है कि मियोसिस सेल डिवीजन जो है रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, इसके द्वारा ही गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और मियोसिस सेल द्वारा ही किसी भी कोई भी जीवों में जो क्रोमोसोम की संख्या को मेंटेन रखा जाता है ना। एक इसमें जो मात्र 2 बार केंद्रक का विभाजन होने से 4 डॉटर सेल बनते हैं, और डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या मदर सेल में क्रोमोसोम की संख्या के आधी होती है। उसके बाद जो है एनाफेज, जब टेलोफेज जब हो जाएगा भाई, टेलोफेज के बाद जो फिर साइटोकाइनेसिस की क्रिया होगी, फिर जो है 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा जो है मियोसिस सेल डिवीजन जो है यहाँ पर जो है समाप्त होगा भाई। और ये जो माइटोसिस, जैसा मैंने बताया आपको, ये चीज़ तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मियोसिस सेकेंड जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन है, और इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। ये मैंने पहले बता दिया था कि ये जस्ट लाइक जो है ये माइटोसिस की तरह का होगा, जैसा माइटोसिस में हम लोग पहले पढ़े थे उसी प्रकार से यहाँ पर सारी क्रियाएं होगी। ठीक है भाई। तो प्रोफेज में मैंने जो बताया था कि 2 पोल का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद जो है स्पिंडल फाइबर जो है का प्रारंभ हो जाएगा, उसके बाद जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सब समाप्त हो जाएगा भाई। देखिए मेटाफेज मैंने बताया कि सिंगल जो है ये पैरेलल अरेंज होगा भाई पोल वाले जो बीच वाले भाग में, और ये पोल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर जो है क्रोमेटिड्स जो है अलग होगा, है ना। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से जो है एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होगा भाई, और मियोसिस की क्रिया यहाँ पर जो है संपन्न हो जाएगी। ठीक है। और इस तरह से हमारा ये मियोसिस सेल डिवीजन यहाँ पर जो है समाप्त होता है भाई। और साथ ही साथ जो है हमारा ये कंप्लीट होता है हमारा साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है अब जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे, और जेनेटिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है भाई। चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे, जेनेटिक्स से आपके क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, और आपको मालूम होना चाहिए कि जेनेटिक्स जो है बायोलॉजी का हार्ट कहलाता है भाई। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग जेनेटिक्स के बारे में बातचीत करेंगे भाई। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं। ओके बाय।